तानसेन अकबर के दरबार के एक नवरत्न हैं, महान संगीतकार, महान गायक। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के पास बेहट नामक गांव में। जन्मतिथि को लेकर मतैक्य नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वानों द्वारा तानसेन की जन्मतिथि जो निर्धारित की जाती है वो अबुल फजल के विवरण के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो तानसेन जन्म ग्वालियर के बेहट नामक गांव में। पिता का नाम मकरंद पांडे था। जन्मतिथि के संदर्भ में अबुल फजल आईन अकबरी में कहते हैं कि तानसेन 80 से 85 वर्ष जीवित रहे और इनका निधन 1589 ईस्वी में हुआ। 80 से 85 वर्ष जीवित रहे, इनका निधन 1589 ईस्वी में आगरा में हुआ। तो इस तरह से 1504 से 1509 ईस्वी के बीच तानसेन का जन्म हुआ होगा। 1504 से 1509 के बीच तानसेन का जन्म हुआ होगा। तानसेन के जो पिता मकरंद पांडे थे, ये भी अच्छे संगीतकार थे। तो माना जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी मकरंद पांडे से ही मिली थी। मकरंद पांडे को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सत्तारी सिलसिला के सूफी संत मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रामतनु पांडे या तन्ना रखा गया। तो मूल नाम तानसेन का रामतनु पांडे या तन्ना था। सतारिया सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से रामतनु पांडे का जन्म हुआ और इसीलिए रामतनु पांडे या तानसेन सदा मोहम्मद गौस का सम्मान करते रहे, मोहम्मद गौस के आदेशों का पालन करते रहे। तानसेन के विषय में कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही वो विभिन्न पशु पंक्षियों की आवाज निकाला करते थे, खूब आवाज निकाला करते थे। अपने बाग की जब रखवाली करते थे तो वो शेर के दहाड़ की आवाज निकालते थे। एक बार वृंदावन के संत और महान संगीतकार हरिदास उधर से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो रामतनु पांडे ने एक पेड़ के ओट से आकर शेर के दहाड़ की आवाज निकाली, जिससे वो लोग डर गए। लेकिन हरिदास ने सोचा कि यहाँ शेर कैसे आएगा, तो उन्होंने पता करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ की आड़ से एक बालक जो है वो ये आवाज निकाल रहा है। तो वो इस बालक रामतनु पांडे या तन्ना से मिले, अन्य आवाजें भी उनसे सुने और उन्होंने इनके पिता की अनुमति लेकर अपने साथ लेकर वो वृंदावन चले गए। तो इस तरह से तानसेन के गुरु बने हरिदास जी। वृंदावन के संत थे, वृंदावन के निधि वन में रहते थे, यही इनके गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि कीर्तन विधा की दीक्षा इन्होंने अष्टछाप के संगीताचार्य गोविंद स्वामी से इन्होंने कीर्तन की दीक्षा ली थी। तो कीर्तन विधा की दीक्षा इन्होंने गोविंद स्वामी से ली थी। अष्टछाप के संगीताचार्य थे ये। तानसेन दरअसल ग्वालियर उस समय संगीत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और विशेषकर ध्रुपद गायन शैली का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि वहाँ के राजा विक्रमादित्य जो कि संगीत को बहुत ही प्रश्रय दिए थे, वहाँ उन्होंने एक गान विद्यालय की भी स्थापना कराई थी। तो हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा रामतनु पांडे अपने पिता और उस गान विद्यालय से लिए और बाद में हरिदास की सेवा में चले गए और वहीं हरिदास जी ने इन्हें दीक्षित किया। तानसेन के विषय में यह कहा जाता है कि ये आदिल शाह सूरी के दरबार में रहे, फिर रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में आ गए और जब इनकी ख्यात हुई और अकबर को इनकी ख्यात के विषय में पता चला, तो अकबर ने एक अपना दूत भेजा
जलाल खा कुर्सी को रामचंद्र के दरबार में उसे ये कहलवाया कि ऐसा है कि तानसेन को हमारे दरबार में भेज दो। तो रामचंद्र ने तानसेन को अकबर के दरबार में, हालांकि वो भेजना नहीं चाहते थे लेकिन अकबर का निर्देश था, तो रामचंद्र ने उन्हें तानसेन को अकबर के दरबार में भेजा। लगभग 1562 ईस्वी में तानसेन अकबर के दरबार में आए और पहली ही बार जब अकबर ने उन्हें सुना तो अबुल फजल कहते हैं कि 2 लाख अशरफियाँ उन्हें उपहार में दी गई। तो इस तरह से तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिए गए। तानसेन ध्रुपद गायन शैली के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने विभिन्न रागों की रचना की, संगीत पर विभिन्न ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई। तो उन रागों और ग्रंथों को देखा जाए, तानसेन द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, जो राग इनके द्वारा रचे गए थे, उसमें मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, दरबारी कान्हड़ा, दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, इनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए संगीत के संदर्भ में, उसमें संगीत सार, संगीत सार, रागमाला, श्री गणेश स्तोत्र, श्री गणेश स्तोत्र। तो ये इनकी रचनाएं ध्रुपद गायन शैली के विशेषज्ञ हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जब गाते थे तो बारिश होने लगती थी। ये सब किंवदंतियां हैं, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सारी बातें यह स्पष्ट करती हैं कि एक महान ये गायक थे। जैसा कि अबुल फजल भी कहते हैं कि 1000 वर्षों में ऐसा कोई गायक नहीं हुआ। अबुल फजल दरबार के, अकबर के दरबार के 36 गायकों का जो उल्लेख करते हैं उसमें सबसे तानसेन को मानते हैं। तानसेन किसी से पराजित नहीं हुए थे। एक बार वो बैजू बावरा से पराजित हुए थे। बैजू बावरा भी अकबर के दरबार का संगीतकार था। तानसेन मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिला के सत्तारिया सूफी सिलसिला के संत जो थे मोहम्मद गौस, जो कि ग्वालियर में रहते थे। मोहम्मद गौस, जिनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ था, इनका बहुत ही आदर करते थे। मोहम्मद गौस भी भारतीय संस्कृति का बहुत आदर करते थे। उन्होंने हठ योग से संबंधित जो अमृत कुंड नामक ग्रंथ था उसका उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था बहरुल हयात के नाम से। इन्होंने जवाहर खमसा भी लिखा था। कलीद के महाजिन नाम से इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें भारतीय खगोल विद्या, भारतीय गणित और भारतीय ज्योतिष का उल्लेख है। तो इनके संरक्षण में भी या इनकी सेवा में भी तानसेन रहे थे। तानसेन का निधन आगरा में हुआ और इनकी समाधि जो बनी है वो ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में बनी और यहाँ प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है और राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। 2025 का पुरस्कार संतूर वादक भट्टाचार्य को मिला हुआ है। तानसेन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि तानसेन चूंकि दरबार में कई अन्य संगीतकार भी थे, तो वो लोग इनसे ईर्ष्या रखते थे और कहा जाता है कि अकबर कभी भी इनसे संगीत सुना करता था। यहाँ तक कि ये जब रियाज करते थे तो वहां भी जाके इन्हें सुनता था। अकबर के अनुरोध पर तानसेन ने एक बार हरिदास, क्योंकि हरिदास अकबर के दरबार में नहीं आ सकते थे, वो
किसी दरबार में जाकर नहीं गाते थे, वो सिर्फ कृष्ण के दरबार में गाते थे। लेकिन अकबर की इच्छा थी हरिदास को सुनने की, तो तानसेन एक बार अकबर को वृंदावन ले गए और हरिदास को जब अकबर ने सुना तो कहा कि उनकी अपेक्षा तो तुम कुछ नहीं गाते हो। तो तानसेन ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक राजा के दरबार में गाता हूँ जिसका एक छोटा सा छत्र है, और वो उस परमात्मा के दरबार में गाते हैं, तो उनसे हमारी तुलना कैसे हो सकती है। कुछ संगीतकार इनसे ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने एक बार अकबर से कहा कि ऐसा है कि आप तानसेन से राग दीपक सुनिए। अकबर ने तानसेन से कहा कि राग दीपक सुनाओ। तानसेन ने मना किया कि ऐसा है, राग दीपक मत सुनिए, क्योंकि राग दीपक के कई ऐसे दुष्परिणाम होंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अकबर ने कहा नहीं सुनाओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा समय चाहिए हमें राग दीपक सुनाने के लिए। वो पहले अपने घर गए और अपनी पुत्री, एक पुत्री उनकी थी सरस्वती, तो सरस्वती को राग मेघ का रियाज कराए। उन्होंने कहा कि जब मैं राग दीपक गाऊंगा और जब ऐसी स्थिति बन जाएगी कि दीपक जल जाएंगे उस उष्मा से, तो तुम फिर राग मेघ गाना शुरू करना, जिससे कि वो उष्मा कुछ शमित होगी। यही हुआ। दरबार में उन्होंने राग दीपक गाना शुरू किया। दरबार में उष्मा बढ़ती गई और दीपक जल गए। सभी दरबारी भागने लगे। तभी सरस्वती ने राग मेघ का गायन किया और थोड़ी सी राहत मिली। इस तरह से तानसेन का जीवन उनकी पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गाकर बचाया, क्योंकि अगर राग मेघ नहीं गाया गया होता तो तानसेन खुद में भस्म हो गए होते, भस्म हो गए होते। अकबर को ये सब चीज़ें देखकर अकबर को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसने उन लोगों को दंडित किया जिन लोगों ने राग दीपक गाने के लिए अकबर को प्रेरित किया था गवाने के लिए। तो इस तरह के कुछ वाकया तानसेन के साथ हुए थे। तानसेन किसी से पराजित नहीं हुए थे, सिर्फ एक बार बैजू बावरा से पराजित हुए थे। तानसेन के 4 पुत्र और एक पुत्री थी, हरिसेन, सूरतिसेन, तरंग खां और विलास खां, और एक पुत्री का नाम था सरस्वती। इनकी जो पत्नी थी हुसैनी नामक कन्या से इन्होंने विवाह किया था, और वो भी संगीत की अच्छी जानकार थी। इनके सभी पुत्र पुत्री भी संगीत के अच्छे जानकार थे। तो इस तरह से तानसेन के विषय में हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की। ठीक।